नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यूपी टेट एग्जाम को लेकर पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आज की वीडियो पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और पूरी वीडियो को हम लोग एनालिसिस के माध्यम से कवर करेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम आज की वीडियो का पहला प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन जैविक घटक है, यही बताना है। दोस्तों याद रखेंगे, भर भर के प्रश्न कई बार पूछा है आपका जैविक घटक और एक पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा, अजैविक घटक। क्या है प्यारे? तो नाम है अजैविक घटक। दो चीजें हैं आपका, एक है आपका अजैविक और एक है आपका जैविक घटक। दोनों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा है कि जैविक घटक, जैविक घटक वे होते हैं ना जो सजीव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे लिखिएगा कि जो जैविक घटक होते हैं वो सजीव होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे? तो निर्जीव होते हैं। निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन न पाया जाता हो, जिसमें उत्सर्जन प्रजनन जैसी क्रियाएं न होती हो, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा जैविक घटक मतलब सजीव की भावना जिसके अंदर आएगी वही जैविक घटक होगा। यहाँ पे देखिएगा मनुष्य, यहाँ पे जल, यहाँ पे वायु, यहाँ पे तापमान। याद रखिएगा। तो जैविक घटक इसमें से कौन होगा? जो सजीव होगा वो जैविक घटक होगा और मनुष्य क्या है? सजीव की दृष्टि में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, देखिएगा। जैविक घटक के एग्जाम्पल जो सजीव होते हैं उन्हीं को बोलते हैं जैविक घटक के एग्जाम्पल में। जैसे किसी जानवर का नाम दे दे तो अभी भी आप उसको सही करिएगा। कई बार प्रश्न बना है, जानवर का नाम दे दे तभी भी सही कर लीजिएगा। अगर कवक दे दे, उसमें कवक भी कई बार दिया है, तभी भी आप उसको सही करिएगा। इसके बाद अगर आपसे ये सभी चीजें न दे के आप लोगों को बैक्टीरिया दे देता है और आप समझ नहीं पाते हैं, तो जैसे कि आपका ये हो गया बैक्टीरिया, ये भी आपका जैविक है। जानवर हो गया, कवक हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया आपका। जैसे यहाँ पे मनुष्य भी दिया, मनुष्य का नाम दे दे या कुछ भी दे दे जिसमें जीवन पाया जाता हो, जिसमें प्रजनन जैसी क्रिया होती हो, जो सजीव के अंतर्गत आता है, उसको हम लोग जैविक घटक बोलते हैं। लगभग 4-5 बार यूपी टेट में प्रश्न बन चुका है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम लोग अजैविक घटक बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को अजैविक घटक में दे देगा, जैसे कि इसमें दिया भी है, जल हो गया आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपका वायु हो गया, जैसे आप लोगों का तापमान हो गया, आपका सूर्य का प्रकाश हो गया और आपका मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? तो ये आपके अजैविक घटक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, निम्न में से जैविक घटक कौन है? तो इसमें आपका मनुष्य हो जाएगा, जल आपका अजैविक घटक, वायु आपका अजैविक घटक, तापमान आपका अजैविक घटक। अगर आप लोग इस वीडियो की आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को ये मेरा व्हाट्सअप नंबर 63 88 46 79 11 पे आप लोगों को कमेंट करना होगा और कमेंट में लिखना होगा आप लोगों को पीडीएफ, और आपको आज की वीडियो का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रश्न को देखिएगा, एक बार नहीं कई कई बार ये बना हुआ प्रश्न है और याद रखेंगे पर्यावरण जहां भी पूछता है ना वहां पे ऐसे प्रश्न को पूछ लेता है जो कि उपभोक्ताओं से। तो आपको बता दें, अगर मनुष्य की बात करेगा कि मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है, तो याद रखेंगे मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। याद रखेंगे, प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी दोनों का दोनों श्रेणी का उपभोक्ता होता है मनुष्य। याद रखेंगे, यह जो होता है ना ये प्राथमिक, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे प्राथमिक और प्लस के यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा द्वितीयक, दोनों श्रेणी का ये उपभोक्ता होता है मनुष्य। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तब आपके सामने समस्या। अगर मान लीजिए यही प्रश्न आपको उठा कर दे दे यूपी टेट में, तो आप किसके साथ जाइएगा, प्राथमिक के साथ कि द्वितीयक के साथ? तो याद रखेगा मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है, तो मनुष्य इसके लिए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। वैसे तो ये प्राथमिक द्वितीय दोनों का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता दूं दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपको मैं एक ही वीडियो में बहुत चीज़ें बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ से चीज़ बनता है शाकाहारी। शाकाहारी किसे बोलते हैं? तो वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ खाते हैं, ठीक ना, जो पादप खाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियाँ खाते हैं, पेड़ पौधे के फल और बीज खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। याद रखेंगे, ये भोजन भोजन किसका करते हैं? पेड़ पौधे के, पेड़ पौधे या पादप या जीव जंतु का, जीव जंतु जो होते हैं वो पेड़ पौधे की पत्तियाँ खाकर अगर अपना भोजन व्यतीत कर लें तो उनको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। यहीं पे अगर कह दे दोस्तों, दूसरे मनुष्य के शरीर को खाने का काम करते हो उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मांसाहारी कौन होगा? मांसाहारी वो होगा जैसे शेर होगा, वह दूसरे जीव जंतु को खाता है, उसको हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल थ्रू दैट देख लीजिए, शेर हो गया। चलिए आगे यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्व का मतलब सब और हारी का मतलब भोजन, आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। तो आपको बता दूं, जो सब कुछ खाता हो उसको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। और सर्वाहारी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है ना वो मनुष्य होता है, वो भालू होता है। ये चीजें याद रखिएगा, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, आपसे पूछिए तुरंत आप इस चीजों को ध्यान में रख के बता दीजिएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा बनता है प्रश्न। एक आपका बनता है उत्पादक और एक बनता है आपका उपभोक्ता
और एक बनता है प्यारे आपका अपघटक। याद रखेंगे, एक बनता है आपका अपघटक। तो जो आपके उत्पादक होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? तो उत्पादक वे जीव जंतु कहलाते हैं या वे पेड़ पौधे कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जीव जंतु तो इसमें नहीं आएंगे, उत्पादक में क्या आता है? पेड़ पौधे आते हैं, ठीक ना। तो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे देखिएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाए ना, स्वयं अपना भोजन बना लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। जैसे कि आपका पेड़ पौधा हो गया, आपके पेड़ पौधे हो गए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, आप लोगों को पता भी है। जो उपभोक्ता होते हैं ना, ये उत्पादक पर डिपेंड करते हैं, इन्हीं पर ये निर्भर रहते हैं। तो जो उपभोक्ता होते हैं ना, वो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करते हैं। जैसे उपभोक्ता कौन है? मनुष्य है, जीव जंतु हैं, आपका गाय भैंस बकरी, ये सभी क्या हैं दोस्तों? उपभोक्ता हैं। और ये सभी किस पर डिपेंड करते हैं? तो उत्पादक पर। उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधे, जब अपना भोजन बनाते हैं तो उपभोक्ता इनके भोजन को खाकर उस पर डिपेंड करते हैं। अब उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक के ऊपर द्वितीयक रहेगा, द्वितीयक के ऊपर तृतीयक, ऐसे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और यही कहलाती है, क्या कहलाती है आप लोगों को? खाद्य श्रृंखला। आपसे कहीं भी पूछ देना कि खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला वो होती है ना जिसमें जीव जंतु होते हैं ना, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव पर क्या करता है? अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है। अपघटक, अपघटक क्या होते हैं? तो पर्यावरण का सफाई कर्मी से बोलते हैं। अपघटक क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए उत्पादक की भी जो मृत शरीर होती है, उपभोक्ता की भी जो मृत शरीर होती है, अपघटक इसको मिट्टी में, जब ये डेथ बॉडी इनकी जो मिलती है, जब ये मर जाते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, जब वे सजीव से निर्जीव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो अपघटक इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, आपको आशा करते हैं आप लोग चीजें सीख गए होंगे। आपको मैं बता दूं, यहीं से बहुत ज्यादा पूछता है, खाद्य श्रृंखला का पिरामिड कैसा होता है? अगर आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला का पिरामिड कैसा होता है। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि खाद्य श्रृंखला का पिरामिड कैसा होता है, तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड होता है प्यारे, वो सीधा होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना होगा। यहीं पे मैं एक चीज और बता दे रहा हूं प्यारे, आप लोग इसको बहुत तरीके से याद रखिएगा। जब कोई भी जीव दूसरे जीव को खाता है, या उत्पादक उपभोक्ता उत्पादक को खाते हैं, जो भी कुछ होता है दोस्तों, सूर्य से प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जब सूर्य से प्रकाश किरणें के रूप में ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में, मतलब एक से दूसरे में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, तो 90% ऊर्जा हास हो जाती है। याद रखेंगे, 90% ऊर्जा हास हो जाती है। मुझे यही बताना है कि एक जीव से दूसरे, जब एक जीव को दूसरा जीव खाता है ना, तो इस जीव से इस जीव में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, लिंडमैन। क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखेंगे, लिंडमैन नामक ये वैज्ञानिक है, जिन्होंने ऊर्जा का 10% ऊर्जा का नियम दिया था। और इनका कहना था कि जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है ना, एक जीव दूसरे जीव को निवाला बनाता है, तो पहले जीव से दूसरे जीव में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 90% ऊर्जा हास हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद करिएगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, वायुमंडल में दम घोटू गैस के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखेंगे, आपका जो वायुमंडल है ना, वह गैसों का मिश्रण है, या गैसों का आवरण है, या यहाँ पे गैस का एक लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है। इसमें बहुत सी गैसें होती हैं अपने वायुमंडल में, ठीक ना। तो यहाँ पे सर्वप्रथम याद रखेंगे, दम घोटू गैस के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखेंगे, वाहन के साइलेंसर से। कहाँ से दोस्तों? वाहन से प्राप्त होती है, या आपके भट्ठे की चिमनी, या जैसे फैक्ट्रियों की चिमनी से एक गैसें निकलती हैं, आपको मैं बता दूं। और जिसका नाम है सीओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, सीओ का फुल फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या होता है प्यारे? याद रखेंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस होता है इसका नाम। इसको आप लोग याद रखेंगे, सीओ का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। आपको बता दूं, यह वाहन के साइलेंसर से निकलती है, काफी विषैली गैस होती है। इससे आंख में मोतियाबिंद और आंख से पानी आना, और इसके बाद अपने फेफड़ों को, श्वसन तंत्रिका को प्रभावित करती है। यही होती है सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यह वाहन के साइलेंसर से निकलती है, काफी विषैली गैस होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बात करेंगे CO2 के बारे में। इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। मनुष्य इसको निकालता है, और पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और सबसे अच्छा बात बता दूं, इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया
किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं तो अग्निशामक यंत्र में करते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। नाइट्रोजन, अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। आर्गन की पूछता है, आर्गन पूछे 0.93% अपने वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग कई बार प्रश्न बन चुका है कि मौसमी घटना जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का तड़कना किस मंडल में घटित होती है। आपका मैं और भी इस चीज़ों में जोड़ के बता दूं, वर्षा का होना, बिजली का तड़कना और इसके बाद कोहरा, याद रखिएगा दोस्तों, कोहरा हो गया, ये सभी कहाँ पे होती है। आपसे पूछे कोहरा का मतलब कुहेसा, आप लोग इसको याद रखेंगे। कुहेसा संबंधित जो घटनाएं होती है वह आपके पृथ्वी के पास जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं और इसी में घटनाएं घटित होती है। यहां से प्रश्न ये बनता है ना प्यारे कि पृथ्वी के पास कौन सी वायुमंडल की परत है या वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो याद रखेंगे सबसे निचली परत वायुमंडल की है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर इस मंडल की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे समुद्र तल से, कहां से दोस्तों तो याद रखेंगे कोई भी ऊंचाई समुद्र तल से हम नापते हैं और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है ना वह 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर, समुद्र तल से 10 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई जो परत है या जो मंडल है उसको हम लोग क्षोभ मंडल का नाम देते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आपको बता दें वायुमंडल की मुख्य कितनी परतें हैं दोस्तों, तो 5 परतें हैं। कितनी है दोस्तों? 5 परत हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। याद रखेंगे जो आपका समताप मंडल है, आपका आयन मंडल भी है, आपका क्षोभ मंडल भी है, आपका मध्य मंडल भी है और एक और परत का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बहिर्मंडल। यह सबसे ऊपरी परत है, इसको हम लोग बहिर्मंडल का नाम दे देते हैं, राइट बात। चलिए आगे आपको यहां से मैं चीजें बता दूं, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये चीज भी बहुत बार पूछता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, ये भी आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछता है। वायुयान हो गया और प्लस दोस्तों ओजोन परत याद रख लीजिएगा। ओजोन परत कहां पे पाई जाती है तो समताप मंडल में पाई जाती है। आगे देखेंगे आयन मंडल। आयन मंडल से प्रश्न बनता है कि रेडियो तरंगे कहां पे चलती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा रेडियो तरंगों का जो प्रसारण होता है वह आयन मंडल में होता है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। सबसे ठंडी परत अगर आपसे पूछे तो ठंडी परत के नाम से जानी जाती है आपकी मध्य मंडल, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वाहनी ईंधन गैस किसे बोलते हैं दोस्तों। वाहन में प्रयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा ईंधन गैस कौन है, आपको बता दूं सबसे ज्यादा पहले तो एलपीजी गैस का भी वाहन में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब यह प्रयोग निषेध कर दिया गया दोस्तों। अब वाहन में केवल वाहनी ईंधन के रूप में हम लोग जानते हैं किसको, तो सीएनजी गैस को जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है नाम याद रखेंगे दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, राइट बात। और यहीं पे कि वाहनी ईंधन किसे बोलते हैं, सीएनजी गैस को बोलते हैं, वाहन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एलपीजी का बहुत बार फुल फॉर्म पूछता है, इसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं तो रसोई घर में खाना बनाने के लिए करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। रसोई घर में खाना बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सीओ इसका जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वाहन के साइलेंसर से निकलता है, याद रखेंगे वाहन से। यह जो होता है ना बहुत बड़ा प्रदूषक होता है, याद रखेंगे प्रदूषक फैलाने वाली गैस होती है सीएनजी, आप लोग इसी को हम लोग बोलते हैं वाहनी ईंधन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको और बता दो दोस्तों, एमआईसी गैस किसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। आपको मैं बता दूं यह कहाँ पे तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहाँ पे प्यारे तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। कब तो याद रख लीजिए 3 दिसंबर 1984 को एक घटना घटित हुई थी जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम तो भोपाल गैस त्रासदी, आप लोग यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं और अपार जनधन की हानि हुई थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए वाहनी ईंधन सीएनजी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस नहीं होती है, आपको यही बताना है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव याद रखेंगे, हरित गृह प्रभाव के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नाम ये भी याद रखेंगे, इसी का नाम है दोस्तों हरित गृह प्रभाव, याद रखेंगे हरित गृह प्रभाव के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसका नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव भी
और आपको बता दूं ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस नहीं होती है, यहीं पे नहीं बताया है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो CH4 देख रहे हैं दोस्तों, इसको मेथेन बोलते हैं, मेथेन भी होती है, राइट बात। आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसको ये भी गैस होती है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी होती है। और यहीं पे मैं बता दूं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। CFC को क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, या इसको क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें 4 होती हैं, और इस याद रखेंगे इसके साथ साथ जलवाष्प को भी ग्रीन हाउस गैसों के रूप में रखता है, कहीं कहीं पे इसको भी याद रखेंगे। जलवाष्प क्या होता है, तो H2O का वाष्पन रूप ही जलवाष्प कहलाता है। जब जल वाष्प के रूप में आपके वायुमंडल में जब सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती है और वाष्पन की प्रक्रिया होती है, तो इसी को प्यारे हम लोग क्या बोलते हैं, जल वाष्प का नाम दे देते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस नहीं होती है, आपको बता दूं दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में आपका ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। यह गैस जो होती है आपको पता है ना, इसको मनुष्य श्वसन के रूप में प्रयोग करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, इसको हम लोग अपने जीवन में जीने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसको ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राणदायिनी गैस, क्या बोलते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग प्राणदायिनी गैस का नाम देते हैं। ये बातों को याद रखेंगे। आपको मैं एक बात और बता दूं, जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, यह जलने में सहायक होती है, याद रखेंगे। ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा पूछता है कि जलने में सहायक होती है ये गैसें, जलने में सहायक होती है ये गैस जो होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और याद रखेंगे यहीं पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दूं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। यह आग को बुझाने में काम की जाती है, अग्निशामक यंत्र में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, याद रखेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, याद रखेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसमें भी पेड़ पौधे CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अगर इस वीडियो का आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोगों को हमारा WhatsApp नंबर 6388467911 पे कमेंट करना होगा, और कमेंट WhatsApp में चैट करना होगा, और उसमें आप लोगों को लिखना होगा PDF, और आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है, अगर आपसे पूछे तो बहुत बार ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है। ग्रीन मफलर किससे संबंध रखता है, ध्वनि प्रदूषण से, कि आपका वायु प्रदूषण से, आपका जल प्रदूषण से, कि आपका मृदा प्रदूषण से। आपको बता दें, देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आवश्यकता से अधिक आवाज, और जब आवश्यकता से अधिक आवाज होती है ना, तो यही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण क्या होता है, आपके वायुमंडल में जो वायु है ना दोस्तों, जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपका आर्गन है, आपका मेथेन है, सब छोटी छोटी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कुछ गैसों का आवश्यकता से अधिक हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है, राइट बात। अब देखिएगा, जो आपका जल होता है ना दोस्तों, जल में अछावनी परिवर्तन हो जाए, जल में कुछ अशुद्धियां मिल जाए, तो इसको हम लोग जल प्रदूषण का नाम देते हैं। मृदा प्रदूषण क्या होता है, मृदा में जैसे कि अम्लीय वर्षा मृदा प्रदूषण का कारण होता है। जैसे आपका आर्सेनिक का रिसाव, आर्सेनिक जो होती है वह मृदा को प्रदूषित कर देते हैं, वह बंजर भूमि हो जाती है, उसमें जो होते हैं आपके क्या नाम है, फसलें नहीं अच्छा उगती हैं, तो उसको हम लोग मृदा प्रदूषण बोलते हैं। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है, अगर आपसे कहीं में पूछे तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से रिलेटिव है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दूं, जो औद्योगिक क्षेत्र है या जहां पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, याद रखेंगे, आबादी हो गई या आपका औद्योगिक क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, वहां पे आपका होता है दोस्तों ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होता है, जैसे कि आपकी जो रोडें होती है ना, रोड के किनारे, कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे, जो रोड के किनारे वाली जगह पे देखेंगे, इसमें 4 से 6 पंक्ति में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये पेड़ पौधे ध्वनि को कम करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि को कम करने के लिए ग्रीन मफलर प्रविधि का यूज किया जाता है। और ग्रीन मफलर जो होता है ध्वनि प्रदूषण से रिलेटिव होता है। इस ग्रीन मफलर प्रक्रिया के द्वारा ध्वनि की जो मात्रा होती है ना, उसको कम किया जाता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है, याद रखिएगा। ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। ये भी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैं इसको याद आपको बता रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ध्वनि से बता दूं, श्रव्य तरंगे
जैसे श्रव्य तरंगी या श्रव्य ध्वनि वह ध्वनि कहलाती है जिसको हम सुन सकें, अपश्रव्य वो कहलाती है जिसको हम सुन न सकें, और पराश्रव्य ध्वनियाँ वे कहलाती हैं जिसको सुनने के बाद हमारे कान बहरापन जैसी स्थिति आ जाए, बहुत तेज ध्वनि। और ये जो होती है बहुत कम, ये जो होती है कम ध्वनि, और याद रखेंगे ये जो होती है बहुत तेज ध्वनि, और श्रव्य ध्वनि जो होती है या मृदुल ध्वनि कहलाती है, मतलब हम जिसमें बातचीत करते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छी हो, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहीं पे मैं आप लोगों को अगर ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बता दूं, सोनार प्रवृत्ति जो होती है, सोनार प्रक्रिया के द्वारा याद रखेंगे समुद्र में डूबी हुई, याद रखेंगे डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं, डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं कहाँ पे दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा समुद्र। इसमें क्या होता है, पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है इसमें, और याद रखेंगे ये भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर सोनार की बात की है तो लैक्टोमीटर की बात पूछ लें। लैक्टोमीटर से क्या होता है आपको बता दूं दोस्तों, लैक्टोमीटर से शुद्ध दूध की शुद्धता की माप किया जाता है लैक्टोमीटर से, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, लगभग समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिए बहुत बार पूछ चुका है, मैं तो इस प्रश्न को बताते बताते बहुत थक गया हूँ। याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। और याद रखेंगे ये शेरों के लिए, शेरों के संरक्षण के लिए, किसके लिए दोस्तों, याद रखेंगे शेरों के संरक्षण के लिए। अगर आपसे पूछे और भी बात पूछ सकता है, एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे ये गुजरात का गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, याद रखेंगे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे आपसे पूछे मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे दोस्तों। आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश। और यहीं पे मैं आपको और बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे नैरा देही, याद रखिएगा दोस्तों नैरा देही राष्ट्रीय उद्यान, नैरा देही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी आपका है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ही। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नैरा देही अभ्यारण्य, याद रखेंगे। यहाँ पे नाम भी अच्छा से थोड़ा लिख दे रहा हूँ दोस्तों, याद रखेंगे क्योंकि यही PDF आपको देना है, नैरा देही जीव अभ्यारण्य, नैरा देही जीव अभ्यारण्य यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बिहार की बात करें तो मात्र एक ही आपका अभ्यारण्य प्रसिद्ध भी है और है भी, वाल्मीकि जीव अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं उत्तर प्रदेश से बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश। आपसे पूछे चंद्रप्रभा जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो आप लोग चले जाइएगा उत्तर प्रदेश। आपसे पूछे किशनपुर, याद रखेंगे किशनपुर जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, तुरंत चले जाइएगा उत्तर प्रदेश। और इसके बाद मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, आपको 90 से क्लियर है, आपसे पूछ भी देगा कि पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो याद रखेंगे पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य गुजरात, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बहुत चर्चा वाला प्रश्न और रटा रटा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, आपको बताना है दोस्तों, और ऑप्शन में आपका एक भी नहीं सही है। मैं बता दूं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, याद रखिएगा दोस्तों 5 जून को। प्रश्न मेरे द्वारा ही बनाया गया है और टाइपिंग करते वक्त ये चीज़ें छूट गई है दोस्तों, ये प्रश्न कहीं से आपका कॉपी पेस्ट प्रश्न नहीं मिलता है। जितने प्रश्न होते हैं काफ़ी अच्छा और चर्चाओं में बने हुए प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन होता है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप ही मेरे परिवार हो, आप ही मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और दोस्तों को शेयर करके आप हमारी मदद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को, यही आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपको 1 बाय 1 चीज़ें बता दूं। 22 मार्च को क्या बनाते हैं, अगर आपसे पूछे कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं तो विश्व जल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। आगे देखते हैं आपसे बात करेंगे 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो याद रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसी अलग अलग चीज़ें नहीं लाता हूँ कि जो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो और आप लोग उसको याद करके टाइम वेस्ट करें, नहीं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 22 मई को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। याद रखेंगे दोस्तों, जो 22 मई को मनाते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, याद रखेंगे जैव विविधता
विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग क्या 22 मई को। यहाँ पे 1 जुलाई की बात करेंगे दोस्तों, 1 जुलाई को क्या मनाते हैं तो वृक्षारोपण दिवस मनाते हैं, वृक्षारोपण दिवस। अभी आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रश्न चर्चाओं में रहता है। आपका जो जुलाई का प्रथम सप्ताह 1 से 7 तारीख तक होता है ना, यही वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है या एक अलग तरीके से चलाया जाता है कि इस महीने में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण कराना है और यहाँ पे फ्री फ्री में पौधे बांटे जाते हैं। ये वृक्षारोपण दिवस या वृक्षारोपण सप्ताह के नाम से जाना जाता है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। इसको आप लोगों को याद रखना होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा, ठीक ना। यहीं पर मैं आपको बता दूँ एक चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लगभग कई बार पूछता है, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं प्यारे? तो याद रख लीजिएगा, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं 16 सितंबर को। ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई को एक बार बन चुका है। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं तो बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं तो बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं 29 जुलाई को। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा। और एक बार तो आपका प्रश्न बना है ना, याद रखेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये आपके इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो आप लोगों के लिए पूछता है कई बार। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर की बात करेंगे। बीओडी परीक्षण किससे संबंधित है? सबसे पहले एक बार आपका बना है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपको बता दो दोस्तों। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। पूरा चीज़ें लिखने में टाइम वेस्ट होती है इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। और बीओडी परीक्षण होता है दोस्तों, जल प्रदूषण की जांच की जाती है। जल के अंदर घुली ऑक्सीजन की मात्रा, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो वह जल जो होता है वह दूषित होता है और इसी से हम लोग जाँच करते हैं। नदियों के प्रदूषण की जाँच हम लोग, जल प्रदूषण की जाँच इसी से करते हैं दोस्तों। यही होता है बीओडी परीक्षण। इसको आप लोग याद रखेंगे, जल की जाँच इससे करते हैं। आपको बता दूँ एक प्रश्न आपसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बताइएगा। ये आपका प्रश्न बना भी है, जो प्रीवियस ईयर को पढ़े होंगे वो जानते होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो आप लोग चले जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप लोग क्लिक करिए और वहां से आप लोग पूरे साल का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। चलिए आगे देखते हैं कि बीओडी परीक्षण आपका जल प्रदूषण से हो ही गया, लेकिन याद रखेंगे जो आपका केंद्रीय प्रदूषण जो बोर्ड होता है ना, प्रदूषण की जांच करता है। प्रदूषण की जांच पूरे भारत में कौन करता है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। आपको मैं बता दूं, केंद्रीय प्रदूषण, याद रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ना, यह प्रदूषण की जांच करता है पूरे भारत में। और याद रखेंगे इसका कार्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? याद रखेंगे, आपसे बन भी सकता है प्रश्न, इसका जिस संस्था का कार्यालय कहाँ पे है तो नई दिल्ली में है। और यही पूरे भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यही जो दोस्तों प्रदूषण की जाँच करती है या प्रदूषण की माप की एजेंसी है। याद रखेंगे यही एजेंसी है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या इसको आप जो भी जैसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे कुहरे आदि चीज़ें नहीं होती है। इसको आप लोगों को याद रखेगा। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये आ जाएंगी तो मनुष्य के अंदर जो होगा त्वचा कैंसर होगा। और याद रखेंगे आपको बहुत ज़्यादा हानियाँ भी पहुँचेगी। और ओजोन परत बनता है कि ओजोन परत किसका हिस्सा है तो समताप मंडल का है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, याद रखेंगे, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम डाप्सन इकाई में नापते हैं। किस में नापते हैं तो डाप्सन इकाई में मापते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ये भी चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि किससे होती है तो सीएफसी गैस से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। किससे निकलती है दोस्तों? रेफ्रिजरेटर से निकलती है। आपको एक बात और बता दूं, जो ओजोन परत का, याद रखेंगे, ह्रास सबसे ज्यादा मतलब कि नष्ट कहाँ पे हुई है तो अंटार्कटिका पे। कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका पे सबसे ज्यादा इसका ह्रास हुआ है, या ओजोन परत का होल देखने को मिलता है। कहाँ पे तो अंटार्कटिका पे। इसको आप लोग याद रखिएगा। सीएफसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। चलिए आगे ले चलते हैं। ध्वनि प्रबलता की माप किस में करते हैं तो डेसिबल में करते हैं। ध्वनि प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन है तो याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर की बात करेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर
महासागर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे भूकंप आते हैं, याद रखेंगे, अगर भूकंप की बात करें सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। आगे देखते हैं जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, आपको यही बताना है। जीव संरक्षण अधिनियम मतलब कि जो जीव जंतु हैं, चाहे वह वन्य जीव हों चाहे जो भी हों, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके शिकार पर रोक लगाने के लिए जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। और आपको बता दूं जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में बना। कब बना दोस्तों, तो 1972 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत जो महत्वपूर्ण आपके दिवस साल हैं जिसमें जो बने हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि 1974 में, याद रखेंगे क्या हुआ, या आपसे पूछे कि जल अधिनियम कब बना, आप लोग तुरंत बताइएगा कि जल अधिनियम आपका बना है प्यारे 1974 में। यह आपका प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। यहीं पे मैं आपको एक प्रश्न और बता रहा हूँ, 1986 से बनता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। याद रखेंगे, आपसे पूछता है ना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, याद रखेंगे, थोड़ा लिखने में दिक्कत है, इसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ। इसके बाद वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बना, तो याद रखेंगे वायु प्रदूषण निवारण, आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आपका बना 1981 में। आपको मैं बता दूं एक प्रश्न और याद रखेंगे, 2002 में आपका क्या बना है, जैव विविधता अधिनियम। अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता अधिनियम कब बना, तो जैव विविधता अधिनियम आपका बना है प्यारे 2002 में। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, याद रखें, अधिनियम नहीं है, नियम है, जो आप लोगों को ध्वनि आवश्यकता से अधिक ध्वनि पर रोक लगाने के लिए ये बना था आपका ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम। ये भी आपका बन सकता है। कब बना है दोस्तों, तो ये आपका सन 2000 में बना है। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। ये आपके महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन से ये अधिनियम है। जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो आप तुरंत जाइएगा, 1972 में बना था। आपका जल अधिनियम बना था दोस्तों, याद रखेंगे 1974 में। इसके अकॉर्डिंग जल प्रदूषण को रोकना, और याद रखेंगे जल का कम दोहन करना, जल का कम यूज करना, ये सब चीज़ें इसका ध्येय था। 1986 में बना था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब था कि पर्यावरण में कम से कम मात्रा में प्रदूषण फैलाया जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और पर्यावरण को कैसे एक पारिस्थितिकी को अच्छा से अच्छा मतलब कि प्लेटफार्म दिया जाए। 1981 में वायु प्रदूषण बना था, 2002 में जैव विविधता अधिनियम बना था, और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम सन 2000 में बना था। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण संकट का वृक्ष किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे पर्यावरणीय संकट इसको हम लोग बोलते हैं, और इसका नाम है दोस्तों सफ़ेदा। याद रखेंगे, नाम क्या है दोस्तों, सफ़ेदा। और याद रखेंगे इसको हम लोग नीलगिरी का नाम भी देते हैं, याद रखेंगे इसी को नीलगिरी, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लिटमस, याद रखेंगे लिप्टस, लिटमस नहीं, इसको बोलते हैं लिप्टस, याद रखेंगे दोस्तों, सॉरी लिप्टस बोलते हैं, याद रखेंगे। यही आपका है पर्यावरण संकट का वृक्ष सफ़ेदा। और यह जो होते हैं ना, याद रखेंगे, यह भूमि को बंजर भूमि में कन्वर्ट कर देता है। और याद रखेंगे इसको बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए भूमि को बंजर में कन्वर्ट कर देता है। पर्यावरण का संकट इसे बोला जाता है, याद रखेंगे। बायोडीजल, ये प्रश्न आपका बनता है कि बायोडीजल के रूप में कौन सा पौधा होता है, तो याद रखेंगे जेट्रोफा से डीजल प्राप्त किया जाता है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं चंदन, सबसे ज़्यादा कीमती वृक्ष इसको मानते हैं, याद रखें, कीमती वृक्ष या कीमती लकड़ी इसकी होती है चंदन की। और इस यह कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, तो कर्नाटक में। कहाँ पे प्यारे, तो याद रखेंगे यह मिलता है आपका कर्नाटक में। आगे देखते हैं तुलसी, ये प्रश्न यहाँ से बनता है ना, तुलसी जिसका हम लोग याद रखेंगे, इसका हम लोग अपने हिंदू धर्म में पूजा के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, और इससे हमें ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और इसका प्रयोग हम लोग औषधि में भी करते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, इससे ये प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग याद रख लो। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 16 नंबर की बात कर लें दोस्तों, 16 नंबर की बात करें, उससे पहले यहाँ पे देखें ना, मैं आपको एक प्रश्न बता दे रहा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि पर्यावरण का संकट किसे बोलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का संकट किसे बोलते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का संकट
पश्चिम बंगाल का संकट किसे बोलते हैं? तो यह जली पौधा है जिसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं। याद रखेंगे जलकुंभी क्या होती है? जलकुंभी जो होती है ना, यह जल के ऊपर, जल में बहुत तेजी से फैलता है, इसको याद रखेंगे। और ये जली पौधा होता है और इससे जो जल होता है ना, इसमें ऑक्सीजन, जो नीचे जली जीव होते हैं उसको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है और वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो जलकुंभी बहुत तेजी से फैलती है, और याद रखें पश्चिम बंगाल का संकट इसे हम लोग बोलते हैं। अगर हमको ये चीज़ें याद आ गया तो मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पे और भी बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे। मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ, आप लोग इसको बताइएगा हमको। मिनी माता रोग, आपसे बता रहा हूँ, मिनी माता रोग कैसे होता है? तो मिनी माता रोग भी पारा की अधिकता से होता है, मरकरी की अधिकता से होता है, और ये मछली खाना से होता है। याद रखेंगे उस मछली को खाने से जहाँ पे आपका, याद रखें सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आपको ये भी बता दूं, जापान में हुआ था। याद रखेंगे जापान में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री का जो कचरा था वह वहीं के एक तालाब में गिरता था, और उस तालाब में पारा, उस फैक्ट्री से पारा का कचरा निकलता था, और उसको जो मछलियां थी ना उसके शंख पर लगा हुआ था, और जो वहाँ की जनजाति इसको खाई तो उसको मिनीमाता रोग हुआ। पहली बात तो ये याद रख लीजिए। और यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, जगह की कमी है। यहाँ पे देखिएगा आपका कहता है कि कैडमियम, याद रखेंगे, या ये भी आपका एक तत्व है कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। कौन होता है दोस्तों? याद रख लो, इटाई रोग होता है दोस्तों कैडमियम की अधिकता से। इसको भी आप लोग याद रख लो। आगे देखते हैं, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? आपको पता है ना, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों से हमें मिलता है, और विटामिन सी की कमी से जो होता है मसूड़ों से खून आना। और याद रखें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है, इसको आप लोग याद रख लो, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। याद रख लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? तो स्कॉर्बिक एसिड इसका पूरा नाम है। इसको भी आप लोग याद रख लो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रख लो, ये जल में घुलनशील भी होता है, जल में घुलनशील विटामिन है। आपसे मैं एक बात प्रश्न पूछ रहा हूँ, चलिए आप हमको ये बताइए, दो चीज़ें होता है विटामिन जो होती है ना, मुख्य रूप से विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई और के। कुछ विटामिन होती हैं जो जल में घुल जाती हैं, कुछ विटामिन होती हैं जो वसा में घुल जाती हैं। तो जो जल में घुलती है ना, उसका जो पाचन होता है, उस विटामिन का पाचन मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे जल में दो वर्ड है ना, तो दो विटामिन जल में घुलती है, विटामिन बी और विटामिन सी। और इसके बाद आपका ए हो गया, आपका डी हो गया, आपका ई हो गया, आपका के हो गया, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आपसे मैं एक बात और बता रहा हूँ, आप हमको एक बात बताइएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। ये भी चीज़ आप लोग याद रख लो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए कि बहुत अच्छे प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और विटामिन बी की कमी से क्या क्या रोग होता है? तो बेरी रोग किसके कमी से होता है? आपसे पूछे तुरंत बताइएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक ना, लेकिन यहीं पे मैं बता दूं, विटामिन बी के कई रूप होते हैं। विटामिन B12 से क्या होता है? तो एनीमिया होता है, ये आपका बन चुका है, विटामिन 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक ना। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रश्न आप हमको बताइएगा, यहाँ पे हमको एक प्रश्न आप लोग बताइएगा, किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं रुकता है? ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है सुपर टेट का, याद रख लीजिए। सुपर टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से आपका ब्लड नहीं रुकता है? तो याद रखेंगे विटामिन के, याद रख लो दोस्तों, विटामिन के की कमी से आपका रक्त स्राव नहीं रुकता है। विटामिन के की कमी से, याद रख लो प्यारे, यहाँ पे देखिएगा, रक्त स्राव नहीं रुकता है। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त स्राव आपका नहीं रुकेगा। चलिए आगे देखते हैं, आपको मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका कैल्शियम जो होता है ना, याद रखें कैल्शियम की कमी से आपका हड्डी का कमजोर हो जाता है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो जो आपका नाइट्रोजन होता है दोस्तों, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। करेक्ट मान की बात करें तो 78.08% होता है। आगे देखते हैं 21% आपका क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट मान बात करें तो 20.95% पाया जाता है। आगे देखते हैं 0.34% आपका क्या पाया जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और याद रखेंगे जो ये आपका आर्गन है ना दोस्तों, आर्गन 0.93% आपकी आर्गन पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार प्रश्न बना था कि वो आपके वायुमंडल में किन दो गैसों का सबसे ज़्यादा मिश्रण है, 99% मात्रा में पाई जाती है? तो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसका सही था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के 99% गैसें होती हैं, राइट बात। चलिए आगे ले चलते हैं।
ओजोन परत का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? ओजोन परत का संकेंद्रण, संकेंद्रण का मतलब कि कहाँ पे ओजोन परत मिलती है या कहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा एकत्रित है या कहाँ पे इसका लेयर पाया जाता है, यही आपको बताना है। तो समताप मंडल में, कहाँ पे आ रहे हैं? समताप मंडल में 16 सितंबर याद रखिएगा ओजोन दिवस के रूप में। और याद रखेंगे ओजोन का सबसे ज़्यादा जो होता है CFC गैस से इसका ह्रास होता है, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद आप लोग याद रखेंगे ओजोन परत को O3 से दर्शाते हैं, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे परत की मोटाई जो होती है ना, वह डाप्सन इकाई में मापते हैं, ये भी चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक ना। अगर याद रखेंगे ओजोन परत क्या है, तो सूर्य की प्रकाश किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरण बोलते हैं, इसको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC से इसको याद रखते हैं। मध्य प्रदेश याद रख लीजिए, MP, और आपका MP का भोपाल शहर याद रख लीजिए, यहीं पे हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, याद रखें, मध्य रात्रि को, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रख लीजिए, जिसको हम CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, या वाहन के साइलेंसर से निकलती है। एथिल मरकैप्टन जो दोस्तों LPG गैस होती है ना, इसका रिसाव का पता लगाने के लिए याद रखें, एथिल मरकैप्टन जो होती है रिसाव का पता लगाने के लिए LPG गैस में मिलाई जाती है। और यह तीक्ष्ण गंध वाली होती है, कैसी होती है दोस्तों, याद रखेंगे, तीक्ष्ण गंध इसकी होती है, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, आपको बताना है 20 नंबर की, जो आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली में है कि देहरादून में है कि भोपाल में है कि जयपुर में, याद रखेंगे दोस्तों। आपका जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है दोस्तों, याद रखेंगे, वह आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये भोपाल में है। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे भोपाल में है। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, याद रखेंगे, चंदौली जिला याद रख लो दोस्तों, चंदौली जिला, ये आपका उत्तर प्रदेश का वन्यजीव चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में आपको अभी बता दिए ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैं चीज़ें आपको मैं बताया था कि अगर आपसे पूछे ना कि मध्य प्रदेश में कौन है, तो आप लोगों के लिए मैं बताया था कि कान्हा और नैरा देही, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और नैरा देही राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग कान्हा को तो बिल्कुल याद ही रख लीजिए, कभी ना भूलिएगा। और उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पूछता है, याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान याद रख लीजिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तराखंड में आपका। और है दोस्तों, याद रखेंगे, आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे दोस्तों, ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सभी आपके कहाँ दोस्तों, तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, असम में एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रसिद्ध है, यही आपको बताना। एक सींग के गैंडे के लिए आपका असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो यही आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, ये आपका कई बार पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट 36 है, याद रखेंगे 36 है। आपको बता दें जैव विविधता हॉट स्पॉट वो होते हैं ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीव जो जनमानस होती है ना निवास करती है। तो 36 आपके जनमानस सबसे ज़्यादा जनमानस निवास करने वाले क्षेत्र हैं जो कि आपके डिनोट किए गए हैं, तो यही होता है जैव विविधता। तो विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, तो 36 इनकी संख्या। ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उस दवा का नाम बताइए जो कॉफ़ी या चाय के पादप स्रोत से जुड़ी है। आपको बता दें जैसे कि कॉफ़ी या चाय के साथ जुड़ने वाली उस दवा का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, उसका नाम है दोस्तों कैफीन। और कैफीन जो होती है ना, याद रखेंगे, कैफीन जो होती है ना, यह आपके चाय या कॉफ़ी में पाई जाती है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्राकृतिक उत्तेजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो प्राकृतिक उत्तेजक बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और यह जो होती है ना मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है, याद रखेंगे, ये जो होती है ना वह आपका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है, ये भी चीज़ें याद रखेंगे। आपको बता दूं चाय में एक मादक पदार्थ पाया जाता है, आपको बता दूं मादक पदार्थ याद रखेंगे, यह जो होता है ना नशीला, मादक का मतलब होता है नशीला, और इसका नाम है निकोटीन, ये भी चीज़ें याद रखेंगे, ये भी आपको कोशिका को फ्री कर देती है।
आगे देखते हैं कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर देती है, तो कौन सी है? अत्यधिक चराई से जल स्तर कम होता है? नहीं, इससे तो मृदा मृदा का जो दोस्तों याद रखें मृदा अपरदन होता है। इससे क्या होता है? तो आप लोगों को याद रखेगा, इससे जो होता है मृदा अपरदन होता है। आगे देखते हैं मानव जनसंख्या वृद्धि जो होती है जल स्तर को कम कर देती है, मृदा अपरदन कर देती है कि भूजल का अत्यधिक दोहन। याद रखेंगे जो भूमि से जल का अत्यधिक दोहन जो होता है ना, यह भूजल का जो स्तर होता है इससे कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का कारण अम्लीय वर्षा है कि ओजोन है कि एरोसोल है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें जो अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है SO2 या आपका H2SO4, दोनों के अधिकता के कारण आपका होता है अम्लीय वर्षा। सबसे ज़्यादा SO2 पूछता है। इसका pH मान जो होता है याद रखेंगे 5.2 से कम होता है, याद रखेंगे। और इससे जो होता है दोस्तों अम्लीय वर्षा से होता है मृदा प्रदूषण। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं कि विकिरण हानिकारक क्यों है। विकिरण का मतलब याद रखेंगे सूर्य की प्रकाश किरणें से है। सूर्य की प्रकाश किरणें में जो अल्ट्रावायलेट किरणें पाई जाती है ना, अल्ट्रावायलेट किरणें, इसी को हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। और याद रखेंगे ये पराबैंगनी किरणें सूर्य की प्रकाश किरणें जो होती हैं यह पृथ्वी पर हानि पहुंचाते हैं। याद रखेंगे तो विकिरण हानिकारक क्यों होती है? तो विकिरण से त्वचा कैंसर होता है। ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं सही है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की खोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको याद रखेंगे। कब दोस्तों? तो 1935 में। कब प्यारे? तो 1935 में किए थे एजी आर्थर जी टांसले। इन्हीं का नाम हम लोग बोलते हैं कि एजी टांसले। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे एजी टांसले, इसको इन्हीं को बोलते हैं। और याद रखेंगे 1935 में। कब दोस्तों? तो याद रखेंगे 1935 में किए थे। और यह कौन थे? तो यह ब्रिटिश परिस्थितिकी थे। याद रखेंगे ब्रिटिश परिस्थितिकीविद थे, ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि पृथ्वी की सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनती हैं। कौन होती है? जीवमंडल में होती हैं कि वायुमंडल में कि जलमंडल में कि स्थल मंडल में? आपको मैंने बताया था, देखिएगा मैंने 3 गोले को ऐसे ऐसे बना के बताया था। आपको कहा था कि दोस्तों ये देख लीजिए, जलमंडल है, ये आपका स्थल मंडल है, और ऊपर मैंने ऐसे बताया था कि ये आपका वायुमंडल है। ठीक है, और यहाँ पे जो तीनों, जहाँ पे जल मिले, आपका स्थल मिले, आपका वायु मिले, वहीं पे होता है आपका जयमंडल या जीवमंडल, और यहीं पे जीवन संभव होता है। और ये दोस्तों आपका जीवमंडल, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पर्यावरण विनाश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग कौन है? उल्लेख कीजिए। उल्लेख यही बताना है दोस्तों। तो पर्यावरण विनाश जब होगा ना, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा यही बताना है दोस्तों। मध्यम वर्ग होगा कि अमीर होगा कि गरीब होगा कि उपरोक्त सभी होगा? देखिएगा आपको बता दें दोस्तों, याद रखेंगे प्रश्न तो आप लोग देखेंगे तो बहुत लोग होंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि सबको समान भाव से देखना है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत आंसर है, इसको याद रखिएगा। जब इस प्रश्न को मैंने देखा तो याद रखेंगे यूसीजी, आप लोगों को मालूम होगा जो नेट की परीक्षा होती है ना, वह याद रखेंगे वहाँ पे ये प्रश्न बना था। और वहाँ पे पूछा था कि आपका भूगोल में कि पर्यावरण विनाश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग कौन सा है। तो याद रखेंगे गरीब जो है ना दोस्तों, वह सबसे ज़्यादा। आयोग ने ऑप्शन नंबर सी को सही माना था, तो आप भी ऑप्शन नंबर सी को ही सही मानिएगा। और गूगल भी मैंने किया तो ऑप्शन नंबर सी मिला, और मैंने इस पर काफ़ी एक्सप्लेन भी किया, चीज़ों को देखा समझा, तो मुझे मिला कि पर्यावरण विनाश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो वर्ग है ना, वह गरीब वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वार और बाजरा उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पे क्या चीज़ें होती है? नमी और उच्च मात्रा, नमी की उच्च मात्रा होती है, नमी की कम मात्रा होती है, नमी नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या नहीं होता आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे ज्वार और बाजरा उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पे नमी की कम मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा। कपास और एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, जूट, दोनों को याद रखेंगे। किस मिट्टी में उगता है? तो याद रखेंगे एक काली मिट्टी में। किस में दोस्तों? तो काली मिट्टी में उगती है सबसे ज़्यादा, इसको याद रखेंगे। आपको मैं एक बात और यहीं पे बता दे रहा हूँ दोस्तों, नदियों द्वारा बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी, याद रखेंगे नदियों द्वारा, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि नदियों द्वारा बहा के लाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भूभाग पे फैली हुई मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा कृषि भी होती है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ों को याद रखिएगा। और कृषि याद रखेंगे, जो कृषि है ना, भारत क्या है? तो भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था भारत की है वह कृषि पर डिपेंड करती है, इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है।
होता है आपको बताना है दोस्तों। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें, चंद्रमा। तो सूर्य होता है, सूर्य से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यही सूर्य है दोस्तों। याद रखेंगे सूर्य से विटामिन डी मिलती है। कौन मिलता है दोस्तों? याद रखेंगे विटामिन डी मिलती है। और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत जो है दोस्तों वो सन है, सूरज है। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। और दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत